हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो हम लोग साइंस का बुक चल रहा है, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर में बात कर चुके हैं साइंस का 3 चैप्टर को। और चौथा लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक एक ऐसा चैप्टर है आपके बुक में, कक्षा 10वीं का जो साइंस बुक है उसमें कार्बन और यौगिक एक ऐसा चैप्टर है जिससे कम से कम 5 से 7 नंबर का हर बार पूछा जाता है। कार्बन और इसके यौगिक वाला चैप्टर से आप लोगों का 5 से 7 नंबर हर बार पूछा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर जो आप लोगों का थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप लोगों को अच्छी प्रकार से ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। कार्बन और यौगिक चैप्टर, जैसे कि आप लोगों को हम पहले ही बोल दिए हैं कि अगर आप मेरे लेक्चर को देखने आते हैं तो पहले एक बार आप किताब पढ़ लें, क्योंकि ये जो हम बताएंगे वो प्रश्नों उत्तर शैली में कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर का आपको हम प्रश्नों उत्तर शैली में समझाएंगे, और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और कौन से पूछा गया है उसी के बारे में डिस्कशन होगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और जो बच्चे न्यू हैं उसको हम बताना चाहते हैं कि जो मैट्रिक कोचिंग सेंटर ये चैनल यूट्यूब पर है, यह 2022 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम उसको देखते हुए बनाया गया है। और इसमें आप लोगों का संस्कृत का पूरी लेक्चर और ज्योग्राफी का पूरी लेक्चर आप लोग वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरी पढ़ाया जा चुका है अच्छी प्रकार से। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक यानी कि लेसन है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और यौगिक का अगर इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। फर्स्ट सवाल है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, क्या पहली कक्षा में आप लोगों का 2 होता है और उसके दूसरी कक्षा में आप लोगों का 8 होता है, तीसरी कक्षा में 18 होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं तो उसका जो हम लोग पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा इस प्रकार से निकालते हैं, वो सूत्र हमारा होता है 2n²। क्या होता है 2n²। जैसे अगर तीसरी कक्षा निकालेंगे तो 2 × 3 पर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और 2 का जब हम लोग निकालेंगे, जब 2 का तो 2 दूना 4 दूना तो 8 हमारा निकलेगा। तो सबसे पहले CO2 वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, इसमें डिटेल नहीं किया हुआ, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उनको इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली बात करें तो CO2 में कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ा होता है। क्या होता है कि CO2 कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है। और CO2 में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8। ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है, 8। अगर CO2, इसका अर्थ क्या है, क्या कार्बन में आपका ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से लिखना है, CO2 में कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ा होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6, है ना। और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप लोगों को हम बताएं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो गया, 6, और कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 आ गया और दूसरी कक्षा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप लोगों का दूसरी कक्षा में कितना आता है, 4। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं K और L से। दूसरी कक्षा में हम लोगों का 4 आ रहा है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आप लोगों का कितना है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो पहली कक्षा में इसका 2 हो जाएगा और दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दूसरी कक्षा में, 6। तो अगर हम बाहरी कक्षा में कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन के विभिन्न 2 इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में आवश्यकता होती है। देखिए इसको कितना दूसरी कक्षा में प्राप्त करने पर ये पूरा अपना कक्षा पूरा करेगा। ये हम जैसे हम लोग पता है कि 8 होता है, दूसरी कक्षा में 8 पुराने के लिए कार्बन को कितनी आवश्यकता है, 4, और ऑक्सीजन को कितनी है, तो 2। इसको कितनी है, 2, और इसको कितनी है, 4। तो लिखना है आप लोगों को, इसे अष्टक पूरा करने में कार्बन को
4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जबकि ऑक्सीजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में आवश्यकता होती है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी। इतना लिखने के बाद आपको इस प्रकार से वहाँ लिख देना है। और बिंदु संरचना की अगर बात करें तो बिंदु संरचना आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है। क्या, सबसे पहले बीच में आप लोगों का कार्बन होगा, उसके बाद दोनों साइड आप लोगों का क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन का, ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना है, 4 है, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के, कार्बन के कितने परमाणु संरचना के साथ ये कितने परमाणु संख्या लेगा, तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये 2 अगर लेता है, 4 2 6 इसके पास पहले से है, और 2 अगर कार्बन से लेता है तो इसकी परमाणु संख्या पूरा हो जाती है। और इधर की ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, तो इसको आप लोगों को अच्छी प्रकार से हम समझाते हैं। ये आप लोगों का कार्बन हो गया, और 1 2 2 3 4। कार्बन का आप लोगों का कितना परमाणु संख्या बाहरी कक्षा में है, तो 4 है। बाहरी कक्षा में कितने परमाणु संख्या हो गया, आप लोगों का 4 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन पे। क्या, किस पे बात करेंगे, तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया। O4 ऑक्सीजन, C4 कार्बन हुआ। तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आप लोगों का बाहरी कक्षा में 2 होता है। और इसका 2, अगर ये अभी 2 परमाणु संख्या कार्बन का लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन परमाणु से दोहरे बंध से जुड़ता है। तो कार्बन का परमाणु कितने बंध से जुड़ता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन परमाणु से कितने बंध से जुड़ता है, तो 2 बंध से जुड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का क्या, पेंटेन के लिए उसके बाद हम लोगों का है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। तो सल्फर का 8 परमाणु एक अंगीठी के रूप में आपस में जुड़ा होता है। सेकेंड हम लोगों का क्वेश्चन सल्फर वाला है। क्या, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने, सल्फर का अगर 8 परमाणु से हमारा बना हुआ सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोगों को पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात करें तो सल्फर की परमाणु संख्या की बात करें तो सल्फर की परमाणु आप इस प्रकार से लिखना है वहाँ। क्या, सल्फर की परमाणु संख्या कितना है आप लोगों का, सबसे पहली बात है 16 है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सल्फर का, तो इसका हम लोग ये 3 कक्षा में जाएगा। तो पहली कक्षा में 8 और दूसरी कक्षा में पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना है आप लोगों का 6। तो दूसरी कक्षा में अगर तीसरी कक्षा हमको पूरी करनी है तो हमें कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सल्फर की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों का था। तो Kl सल्फर 2 यहाँ था, 8 यहाँ था, 6 है ना, 8 से 14 2 16। तो सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक सल्फर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन की सहभागिता करेगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन की सहभागिता करेगी अष्टक पूरा करने के लिए, तो यहाँ 8 पूरा जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो सल्फर की प्रत्येक बिंदु कितनी इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगी, तो प्रत्येक सल्फर परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की सहभागिता करेगी। इस प्रकार से आपको वहाँ लिखना। अब आप लोगों को बिंदु संरचना इसका बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को 8 गोल बनाना है, 1 2 3 4 5 सटा के इस प्रकार से आप लोगों को, रुकिए फ्रेश बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपको बनाना है। उनके बाद सब में SS लिखना है आप लोगों को, और आप लोगों को सब में 8 बिंदु दे देना है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा 8 बिंदु दे के आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, क्या परमाणु को अंगीठी के रूप में आपस में जुड़ा होता है। क्या परमाणु अंगीठी के रूप में जुड़ा होता है। तो परमाणु इसका 8 अगर है तो परमाणु S एक यहाँ होता है, एक S यहाँ हो और एक S यहाँ होता है, दूसरा S। इस प्रकार से अगर परमाणु की इसकी संरचना हम लोग तैयार करें तो परमाणु इसकी संरचना एक मुकुट की तरह तैयार हो जाती है। अगर आप लोग कॉपी पर बनाएंगे तो अच्छी प्रकार से इसकी संरचना एक मुकुट की तरह तैयार हो जाएगी। तो आप लिखना है सल्फर की
एट संरचना मुकुट की आकार की होती है। क्या होता है? सल्फर की एट संरचना एक मुकुट की आकार की होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोगों को बनाना है तो बना लीजिएगा, किताब में अच्छी प्रकार से दिया है, लेकिन CO2 आप लोगों को अच्छी प्रकार से बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन के 2 और पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं, इसे आप लोगों को नहीं बनाना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन युग्मों की विशाल संख्या दिखाई देती है, इसे आप लोगों को बनाना है। क्या कार्बन के 2 गुणधर्म कौन है जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? जैसे ऊपर में 2 क्वेश्चन आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो मैट्रिक कोचिंग सेंटर नाम से अगर आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ सर्च मारना है आपको मैट्रिक कोचिंग सेंटर, तो आप लोगों को जो चैनल का लोगो है वो लोगो मिलेगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को दोनों का आंसर वहाँ अच्छी प्रकार से मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस प्रकार का जितना भी इसमें एस्क्लैपेंटेन का जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है एस्क्लैपेंटेन का शुद्ध इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें तो जितना भी बिंदु संरचना वहाँ अच्छी प्रकार से बनाया हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ अच्छी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है, आप लोगों को लिखित तौर पर वहाँ मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोगों को वह सवाल अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा। तो हमारा सवाल है, क्या कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कार्बन का 2 गुणधर्म की बात करें तो कार्बन की संयोजकता, सबसे पहली बात कि आप लोग ऊपर भी बता चुके हैं, कार्बन की संयोजकता जो होती है वह 4 होती है। अतः यह अपने परमाणुओं के साथ एकल, द्वि और त्रि सहसंयोजक त्रिबंध के साथ जुड़ता है। तो ये किस प्रकार के परमाणुओं से जुड़ता है? तो एकल, द्वि और त्रिक सहसंयोजक आबंध के साथ जुड़ता है। कार्बन का पहला गुणधर्म यही है। उसका दूसरा गुणधर्म बात करें तो कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखलन बनाता है, इसके कारण कार्बन यौगिक की संख्या बहुत विस्तृत है। तो इसका 2 गुणधर्म हो गया कि कार्बन की संयोजकता 4 और अपने परमाणुओं के साथ एकल, द्वि, त्रिक और सहसंयोजक आबंध बनाता है। और दूसरा इसका भी गुणधर्म क्या होता है कि यह लंबी श्रृंखला बनाता है, इसके कारण कार्बन यौगिक की संख्या बहुत विस्तृत है। तो इसका एस्क्लैपेंटेन का सूत्र दिया गया है, उसके एथेनोइक और निम्न यौगिक का इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र पूछ रहा है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके जैसे आप लोग बताया गया है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करेंगे, क्या एथेनोइक या एथनॉल या एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये सवाल को एक बार पूछा गया है। क्या एथेनॉल 2018 में पूछा गया है, क्या एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो एथेनोइक प्लस ऑक्सीजन, तो क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक प्लस ऑक्सीजन, तो क्या आंसर होता है? एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार की यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रियाएं ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या इसका आंसर होगा? क्या एथेनोइक प्लस ऑक्सीजन एथेनोइक अम्ल होता है, और इस प्रकार की यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये दोनों सवाल जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, ये दोनों सवाल को आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि दोनों एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार आने की संभावना है। तो क्या सवाल है, क्या ऑक्सीजन तथा एथाइन को मिश्रण दहन को वेल्डिंग के लिए किया जाता है? इसका कारण आपसे पूछ रहा है। एथाइन वायु के मिश्रण को उपयोग नहीं किया जाता है। वेल्डिंग में एथाइन तथा वायु का मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है, क्या वायु में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध नहीं होती है। क्या होता है, क्या वायु में, जैसे आप लोग पता है वायु में सभी प्रकार की गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन जैसे जिस प्रकार की गैस है, तो वायु में प्रचुर मात्रा अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में क्या होता है, पूर्ण दहन के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन की मिश्रण को वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका क्या कारण है? क्या ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में बात करें तो वह पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं है, और वेल्डिंग में आप लोग बात करें तो पूर्ण दहन के लिए पूरी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन और एथाइन की मिश्रण करके वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन भी गैस भी कहते हैं। इसी मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन गैस भी कहते हैं।
नेक्स्ट बात करें तो प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या अंतर कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। किसमें अंतर प्राप्त होता है? अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर हम सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में अगर अभिक्रिया करें सोडियम कार्बोनेट से तो हम इन दोनों में अंतर प्राप्त कर सकते हैं। और सोडियम का बाइकार्बोनेट एल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और ना ही कोई गैस उत्पन्न करता है, परंतु एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस उत्सर्जित होती है। तो हम लोग यहाँ दो बात सीखे, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह कोई क्रिया नहीं करता है और ना ही गैस उत्पन्न करता है, परंतु एथेनोइक अम्ल की बात करें तो यह अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? अगर आप लोग किताब पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डिटर्जेंट का उपयोग कर कोई जल कठोर अथवा नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। तो हाँ, अगर हम बात करें, हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते कि जल कठोर है अथवा, क्योंकि ये दोनों स्थितियों में मिसेल या झाग उत्पन्न करता है। तो हम लोग क्या, इसका आंसर है डिटर्जेंट का उपयोग करने पर हम लोग कठोर या अथवा कठोर जल नहीं है, इनका हम लोग नहीं बता सकते हैं। इनका जो प्रकृति है कठोर जल और या मृदु जल का हम लोग प्रकृति नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थिति में यानी डिटर्जेंट जो दोनों स्थिति में मिसेल या झाग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी वीडियो क्या करते हैं, हमारे लेक्चर आता है, तो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग अच्छी प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोगों का आ रहा है, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, इसमें आवंत कितना? एथेन का जो आणविक सूत्र है इसमें आवंत पूछ रहा है, तो इसका 7 सहसंयोजक आवंत है। जैसे कि आप लोगों को हम बताया कि इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आता है, जो कि आप लोगों को इस स्क्रीन पर समझाना उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल जो टेलीग्राम पे चैनल है मैट्रिक कोचिंग सेंटर PK के नाम से, आप लोग वहाँ ज्वाइन करें और वहाँ आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा और सभी प्रकार के नोट्स भी उपलब्ध किया जाता है, तो आप लोग वहाँ से जाके वन नोट डाउन कर सकते हैं। तो एथेन की आणविक सूत्र की इसमें आवंत की बात करें तो एथेन के आणविक सूत्र में आवंत 7 सहसंयोजक आवंत है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेन जो है चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो इसका प्रक्रियात्मक समूह आप लोगों का कीटोन है और बहुत ही MBBI सवाल है आप लोगों का। और हम नेक्स्ट सवाल आता है, ये सवाल भी आप लोग 2018 या 17 में पूछा जा चुका है, आप लोगों को पूरी अच्छी पर कंप्लीट करना है। क्या खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब है कि जैसे आप लोग में घर में खाना वाना बनाते होंगे तो यदि बर्तन की तली बाहर से काली होती है तो इसका कारण क्या है, यही कारण पूछ रहा है। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जलने के कारण, ईंधन जो है वह पूरी तरह से नहीं जलता है, इसी कारण से बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है। लेकिन अगर वहीं आप लोग गैस पर खाना बनाते हैं तो उसकी बर्तन की तली में काली नहीं होती। इसका कारण, इसका रीज़न यही है, क्या गैस उसमें पूरी तरह से दहन होता है, लेकिन हम जब लकड़ी या ईंधन को जलाते हैं तो वह पूरी तरह से दहन नहीं होता है, इसी कारण से आप लोगों का बर्तन की तली में काली जम जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग समजातीय श्रेणी क्या? इस चैप्टर में बात करें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद अगर दूसरा सबसे MBBI सवाल है तो समजातीय श्रेणी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बात करें क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, इसे आप लोग रट्टा मार ले क्योंकि अच्छी प्रकार से इसे आप लोग रट ले। कार्बन यौगिकों ऐसी श्रृंखला, समजातीय श्रेणी की हम लोग डिफिनेशन देखें तो कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक वर्ग की प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। सिंपल सा इसका आंसर है, क्या कार्बन यौगिक को ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन एक प्रकार का प्रक्रियात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करता उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसका उदाहरण तो मेथेन CH2, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 पहले आप लोग बता चुके हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है, आप अगर डिफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, इसलिए आप लोग अगर उदाहरण लिखते हैं तो 2 का 2 मिलेगा, इसलिए आप लोग उदाहरण को जरूर याद करेंगे। तो CH2 इकाई का इनमें जो है वो CH2 इकाई का अंतर है और एल्कीन का समान सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जाता है तथा 2, 3, 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, जिससे आप लोग अच्छी प्रकार से याद करेंगे। और यहाँ सवाल है
समजातीय श्रेणी का जो आप लोगों को बताया गया है वो एग्जाम में कम से कम अभी तक 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अम्ल एवं एथनॉल एवं अम्ल आप क्या कैसे अंतर करेंगे। भौतिक गुणधर्म आधार पर एथनॉल अम्ल आप कैसे अंतर करेंगे। ये सवाल तो अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछे जाने की संभावना है, तो इसे हम लोग एक बार देखते हैं। तो एथनॉल की भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म का अंतर देखते हैं। तो एथनॉल गंध अभिलाक्षणिक एल्कोहली होता है, जबकि एथनॉल अम्ल की गंध तीव्र होती है और एथनॉल का गलनांक 156 के है, जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक 290 के है और एथनॉल का क्वथनांक 351 के है, जबकि एथनॉल का अम्ल का क्वथनांक 391 के है। क्वथनांक और द्रव्यनांक आप लोग 9वीं कक्षा क्लास में पढ़ चुके हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रासायनिक गुण पर बात करें तो एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि एथनॉल अम्ल नीले लिटमस पेपर को काला कर देता है। और एथनॉल सोडियम कार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करता, जबकि एथनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजनीकरण का उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2 नंबर में आप लोगों को पूछा जा सकता है। क्या हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाता है। तो क्या इसका आंसर होगा, जो असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है वो हाइड्रोजन से योग कर संतृप्त यौगिक बनाता है और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग कर संतृप्त यौगिक बनाता है और यही प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में तेल से घी बनाने का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है आप लोगों का, इस प्रक्रिया में होता है तेल से घी बनाने उपयोग किया जाता है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है वनस्पति तेल प्लस H2। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, तेल से घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि को समझाइए। तो साबुन में अणु में 2 सिरे होते हैं। ये साबुन है, इसका साबुन का 2 सिरा होता है। पहला जो होता है वह जल का विरोधी होता है और दूसरा जो होता है जल का रागी होता है। तो जल विरोधी वाला कपड़ा में लगी मैल को चिपक जाता है, जल विरोधी वाला जो मामला जो आप लोगों का मैल है वह चिपक जाता है, परंतु जलरागी सिरा जल के अणुओं में चिपक जाता है। इसी क्रिया के कारण झाग निर्मित होता है और झाग साबुन के अणु गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाता है और ध्रुवीय वाक COONA+ होता है। और हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पर बात करेंगे तो आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समजातीय श्रेणी वाला सवाल और हाइड्रोजनीकरण, और जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा वो आप लोगों के लिए है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप लोग जिस प्रकार से बताया गया प्रोसेस करके आप लोग जो है वहाँ कर सकते हैं। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करती है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोएगी तो वह हीलियम जैसी उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस को विन्यास प्राप्त करेगी। तो हमारा जो कार्बन 4 अगर खो रहा है तो हीलियम प्राप्त करेगी। भूपटपट्टी पर खनिज के रूप में कार्बन की कितनी मात्रा है, तो इसे जरूर याद करेंगे, इस बार पूछे जाने की संभावना है कि अब भूपटपट्टी के खनिज के रूप में कार्बन कितनी मात्रा है। तो 0.02% अब कार्बन की मात्रा है। और कार्बन का एक गुण बताइए जिसके कारण वह संख्या में अणु बनाती है। तो श्रृंखलन गुण के कारण जो कार्बन है वह बड़ी संख्या में अणु बनाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को ऑब्जेक्टिव है कि एस्टर अम्ल की क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया के पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को आप लोगों का साबुनीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्या इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मिसेल किस सिरे का आयनिक सिरा कहा जाता है। मिसेल जैसे ऊपर में बात की है कि मिसेल किस सिरे का आयनिक सिरा कहा जाता है। आप लोगों का वह मिसेल की बात करें तो जलरागी वाला जो सिरा होता है उसे हम लोग आयनिक सिरा कहते हैं। एल्केन बनाने वाला आबंध का नाम बताइए। तो एल्केन बनाने वाला जो आबंध होता है वह एकल आबंध जो होता है वो एल्केन बनाने वाला आबंध होता है। नेक्स्ट बात करें तो समान अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है। जो अल्कोहल आप लोग सुनते हैं समान अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है, तो समान अल्कोहल के भी एथनॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है एथनॉल एवं एथेनोइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया बनने वाले एक पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो ये एस्टर, ये सभी आप लोगों का बुक का ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से याद कर लें। नेक्स्ट बात करेंगे मिसेल विलियन में किस रूप में बना रहता है। मिसेल जो है जो साबुन में जो हम लोग बात किए मिसेल, तो वह किस रूप में बना रहता है, तो कोलाइडी के रूप में मिसेल विलियन में बना रहता है। मिसेल विलियन में किस कारण अवशोषित नहीं होता है, तो आयन
आयन विकर्षण के कारण मिसाइल अवक्षेपित नहीं होता। क्या कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है? तो साबुन का घोल बादल जैसा दिखने का कारण है कि साबुन के मिसाइल प्रकाश को प्रकीर्णन कर देता है, इसलिए साबुन का घोल बादल के जैसा दिखता है। 12वां हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है अपमार्जक क्या होता है। 12वां अपमार्जक ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला को अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनाता? तो अमोनियम एवं सल्फोनेट लवणों की सिरा अवशोषित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण एवं कार्बोनेट ऑक्साइड जल बनाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग है क्या एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। और 16वां हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है एसीटेट अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन की सिरका बनता है? तो 3 से 5% तक। और नेक्स्ट बात करें तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है, तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक आप लोगों का 290 के और या 17 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग तो विकृत अल्कोहल बनाने के लिए एथेनॉल में क्या मिलाया जाता है जिसमें यह जहरीला हो जाता है? तो मेथनॉल। इसे जरूर आप लोग याद करेंगे। क्या विकृत अल्कोहल को बनाने के लिए एथेनॉल में क्या मिलाया जाता है? तो ये विकृत हो जाता है, तो अल्कोहल में अगर मेथनॉल को मिला देते हैं विकृत और जहरीला हो जाता है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर कौन सा पदार्थ बन जाता है? तो यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। और एक निर्जीकलन का पूरा नाम क्या होगा? एक निर्जीकलन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे CuSO4। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? जो एल्कोहल और सोडियम से अगर अभिक्रिया करे तो कौन सा गैस उत्सर्जित करेगा? तो वह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो निकेल उत्प्रेरक व प्लेटियम का होता है। वनस्पति तेल संतृप्त कार्बन है या असंतृप्त कार्बन है? तो वनस्पति तेल का अगर कार्बन की बात करें तो यह असंतृप्त कार्बन है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। कुछ अन्य पदार्थ को जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है क्या कहेंगे हम लोग? उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। और एक ऑक्सीकारक का उदाहरण दीजिए। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक का उदाहरण है। और मीथेन का क्लोरीन गैस के साथ एक सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। तो क्लोरोमीथेन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले एक प्रदूषक का नाम? तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। हैलोजन समूह तत्व की संयोजकता कितनी होती है? हैलोजन जो समूह तत्व होता है उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट बात करें तो आणविक द्रव्यमान को बढ़ने से किन दो भौतिक गुणों में वृद्धि होती है? तो गलनांक और क्वथनांक आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से इन दोनों पदार्थों में वृद्धि होती है। कार्बन श्रृंखलाओं में समजातीय श्रेणियां किस तत्व को प्रतिस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन की श्रेणियां को तत्व को प्रतिस्थापित करती है। कार्बन श्रृंखला से जब एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, इस प्रकार बनने वाले यौगिकों को श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी। जैसे आप लोग 2 नंबर में भी इसका हम लोग बात कर चुके हैं, जो 2 नंबर आने वाला है इस बार का। और हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन की प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो विषम परमाणु। वह कौन सा पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वह कौन से पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन अभिक्रिया को दर के बढ़ा देता है? वह है आप लोगों का उत्प्रेरक। जैसे कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके, यह थोड़ा सा टफ चैप्टर है। अगर आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आप लोग अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग जो इसका चर्चा नहीं कर पाए वो है संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ हम लोगों का देख सकते हैं। तो आज हम लोगों का साइंस का चौथा लेक्चर समाप्त होता है और चौथा चैप्टर का पूरी हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख चुके हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग लाइन बाय लाइन याद कर लें ताकि एक भी सवाल नहीं छूटे। और चौथा लेक्चर समाप्त, उसके बाद 1 या 2 लेक्चर हम लोगों का ख़त्म होने के बाद हम लोग बायो पे चलेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी और आप लोग अच्छी प्रकार से स्कोरिंग वहाँ कर पाएंगे। और आने वाले जब नज़दीकी समय में आप लोग इस प्रकार से आप लोगों को गाइडलाइन किया जाएगा जो अच्छी प्रकार आप लोगों को नंबर उठाने में बिहार बोर्ड में मदद करेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।